एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा चैट बॉक्स में कि हाँ सर वॉइस आ रही है आपकी। थैंक यू मनीष सर, कंफर्मिंग। तो दोस्तों मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा समय से आ जाया करें तो हम समय से चालू कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आज बातचीत करेंगे और देखेंगे कि भाई ऐसे कौन से फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो मार्केट के अंदर इम्पैक्ट डालते हैं। अब ये फंडामेंटल्स ऐसा होता है कि एक दिन में समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। धीरे धीरे हम डॉट्स को अपने कनेक्ट करते जाएंगे और हमें समझ में आने लगेगा कि यार मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है। अब दूसरी जो चीज़ है वो ये समझने वाली है कि फॉरेक्स मार्केट को चलाता कौन है? अमेरिकन डॉलर। और अमेरिकन डॉलर किस बेसिस पे मूवमेंट करता है? अमेरिकन डॉलर मूवमेंट करता है इन्फ्लेशन के बेसिस पे। अब इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर। ठीक है। ये इन्फ्लेशन को हम दो तरीके से नाप सकते हैं। पहला सीपीआई डेटा के बेसिस पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दूसरा पीसीई के डेटा पे, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। अगर मार्केट में ये उम्मीद होती है कि इन्फ्लेशन का डेटा इंक्रीज होने वाला है या इंक्रीज होगा, तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है। अब क्यों पॉजिटिव है, इसके लिए आपको हमारी एडवांस क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। वहां पे मैं पूरा डिकोड करूंगा कि भाई इसका रिलेशन इन्फ्लेशन के साथ क्या है। ठीक है। अगर मार्केट में ये उम्मीद है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर नीचे आती है, तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? अब मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि स्टेटमेंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कि मान के चलो, हो सकता है कि पिछले सोमवार को मैंने आपको कुछ बोला हो, इस सोमवार को मैं आपको कुछ और बोलूंगा। तो आपको लगेगा सर पिछले हफ्ते तो आपने ये बोला था और इस हफ्ते आपका स्टेटमेंट चेंज हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या है? संभावनाओं का गेम है। और यहाँ पे संभावनाएं हर क्षण, हर पल, हर घंटे चेंज होती रहती है, हर सेकंड चेंज होती रहती है। तो हमें किसी भी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टिक नहीं होना है, एडमेंट नहीं होना है। लेकिन संभावनाएं भी इतनी जल्दी जल्दी नहीं चेंज होती हैं। लेकिन यस, कभी कभार जब एक साइकिल आता है मार्केट का, उस साइकिल में जब हर हफ्ते कुछ ना कुछ संभावनाएं चेंज होती रहती हैं, तो हमें भी अपनी एनालिसिस में चेंजेस लाते रहने चाहिए। हमें स्टिक नहीं होना है कि नहीं ये है तो यही है। एडमेंट नहीं होना है, रिजिड नहीं होना है, हमें चेंज करना है। कई बार बीइंग ए प्रोफेशनल ट्रेडर मैं कोई लॉन्ग पोजीशन लेता हूँ, मेरे को समझ में आता है कि यार 70-80 पे अगेंस्ट जाने के बाद कि ये तो फंस गए, ये तो मार्केट के फंडामेंटल भी बदल गए या टेक्निकल भी बदल गए, तो मैं काट देता हूँ। ठीक है ना, मैं अपनी पोजीशन को सेल में बैठा लेता हूँ। अब मान के चलो सेल में आने के बाद फिर मेरे को पता लगा 2 दिन बाद ये तो यार फिर बुलिश सिनेरियो बन गया। फिर पॉवेल साहब ने आके कोई स्टेटमेंट दे दिया, ट्रम्प साहब ने आके कोई स्टेटमेंट दे दिया, फिर इसकी स्टोरी चेंज हो गई। फिर मैं इसको सेल वाली पोजीशन को नुकसान में काटता हूँ, फिर बाय में बैठ जाता हूँ। तो ये मार्केट का एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा। कृपा करके सर मेरी स्क्रीन पे ना लिखें, मैं आपको हर बार बोलता हूँ। ठीक है ना। अब हम आते हैं कि फंडामेंटल डेटा क्या है। As investors attempt to keep up with the daily shift in President Trump tariff policies, the February CPI report out of the United States on Wednesday will likely come as a much needed distraction. Specifically, the inflation data may signify the start of a new downtrend path for the CPI measures, following in the footsteps of the January PCE figures. अब इन्वेस्टर कम्युनिटी को सबसे ज्यादा परेशानी किस बात से हो रही है कि जो डेली शिफ्ट इन प्रेसिडेंट ट्रम्प टैरिफ पॉलिसी, यानी डेली वो कभी बोल देता है कि बुलिश है, कभी बोलता है 25% लगाऊंगा, कभी बोलता है 40% लगाऊंगा, कभी बोलता है नहीं अभी अभी रुक जाओ अगले महीने देखेंगे। ठीक है ना। तो ये जो अपनी पॉलिसीज के अंदर बार बार चेंजेस लेकर आ रहा है, इसके कारण मार्केट भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि भाई हमें किस साइड में मार्केट को लेके जाना है। ठीक है। अब इन्वेस्टर के पास क्या अपॉर्चुनिटी बची कि उसके पास कौन सा ऐसा सिग्नल बचा जिसके बेसिस पे वो मार्केट को जज कर पाए? तो कमिंग वेनेसडे को आपका है सीपीआई डेटा, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा। ये डेटा बताएगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन के हालात क्या हैं। मार्केट में अभी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी कह रही है कि भाई इन्फ्लेशन जो है एक नए डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा सकता है। जैसे जनवरी में आपका एक डेटा आया था पीसी डेटा, इसका मतलब है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा।
यानी अगर लोग कम खर्चा कर रहे हैं तो उसका मतलब लोग डरे हुए हैं, ठीक है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। और ये बात बिल्कुल क्लैरिटी होगी, जब आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा आया वो भी नेगेटिव आया, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों के अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है इनकम अपना खर्च करने का। दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड दी सेविंग, वो कह रहे हैं भाई सेविंग करके चलो, मार्केट की हालत अभी खराब है। तो इन्फ्लेशन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, अभी तक इन्फ्लेशन जनवरी तक अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया है, लेकिन अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन नीचे आ सकता है। द फेड फाइट अगेंस्ट हाई इन्फ्लेशन हैजंट बीन इजी। द recent uptick in price pressure must have been frustrating for policymakers to say the least, but US inflation appears to be turning a corner now and is expected to head lower over the next month. देखो अब होता क्या है मार्केट के अंदर, जब जनवरी स्टार्ट हुआ था, ये साल स्टार्ट हुआ था, तो लोग कह रहे थे कि भाई केवल 2 बार, 2 times इन ए ईयर 25 बेसिस पॉइंट का आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा। कितना? 25 बेसिस पॉइंट का आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा। यानी 25 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? 25 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? 25 0.25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट क्या होगा? रिड्यूस होगा केवल 2 बार। तो उन्होंने कहा यार 2 बार तो कुछ भी नहीं है, तो डॉलर को तेज करो। फिर टोटल मिला के कितना होना था? 0.50 बेसिस पॉइंट। अब इस बात को समझो कि पिछले हफ्ते इन्होंने पहले बोलना चालू कर दिया था, मैंने बोला भी था कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो सकते हैं आने वाले महीनों के अंदर। किस बेसिस पे वो क्लियर नहीं किया था, लेकिन अब वो क्लियर हो गया है। किस बेसिस पे? इन्फ्लेशन के बेसिस पे। देखो जब भी इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज होता है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करती है। उनको लगता है अभी महंगाई दर कंट्रोल आ गया है, तो हाई इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब हाई इंटरेस्ट रेट रहते हैं तो लिक्विडिटी कम होती है, कैश फ्लो कम होता है मार्केट के अंदर। तो 0.50 बेसिस पॉइंट था कि पूरे साल में 2 बार ही इंटरेस्ट रिड्यूस होगा 25 बेसिस पॉइंट करके, लेकिन पिछली बार हमने बोला कि भी 0.60 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हो सकता है। अब इन्वेस्टर कम्युनिटी कह रही है कि भाई इन्फ्लेशन जो है नीचे आएगा, और ये और भी ज्यादा चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट आपका रिड्यूस हो सकता है, जिसके कारण डॉलर आपका वीक रह सकता है। इसी कारण से डॉलर पिछले 2-3 हफ्तों से गिर रहा था। जनवरी का जो सीपीआई नंबर्स आए वो आपके जून 2024 से ज्यादा, 6 महीने के डेटा से ज्यादा आए, 3.0% ईयर ऑन ईयर। कोर सीपीआई डेटा आपका आया 3.3% ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर का मतलब क्या होता है कि जनवरी 2025 में क्या डेटा था, जनवरी 2024 में क्या डेटा था, ईयर ऑन ईयर। इस महीने को पिछले साल के महीने से कंपेयर करेंगे, और जो मंथ ऑन मंथ निकलता है वो निकलता है इस महीने का डेटा पिछले महीने के डेटा से, या पिछली बार की डेटा से क्या था। तो जो ईयर ऑन ईयर डेटा निकला था वो 3.0% गया था, और कोर सीपीआई 3.3%। अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि फरवरी का जो सीपीआई डेटा आएगा, जो मेन सीपीआई डेटा है आपका ईयर ऑन ईयर, वो आपका 2.9% आएगा, और जो कोर सीपीआई डेटा है वो 3.1% आएगा, और जो मंथ ऑन मंथ है वो 0.3% रहेंगे। ठीक है, तो अगर ये सीपीआई डेटा नेगेटिव आता है तो डॉलर के अंदर और ज्यादा नेगेटिविटी फैलेगी। इसको कंफर्म करेगा थर्सडे का पीपीआई डेटा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। यानी जो आपका देश का मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उसको रॉ मटेरियल महंगा तो नहीं मिल रहा है, उसको माल बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, इन्वेंट्री तो ज्यादा नहीं खड़ी हुई। तो अगर उसको भी दिक्कत आएगी, उसके भी डेटा पॉइंट नीचे आएंगे, तो ये डॉलर के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। और इसके बाद फ्राइडे को आएगा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन प्रिलिमिनरी कंज्यूमर सेंटिमेंट सर्वे। यानी कंज्यूमर सेंटिमेंट अगर वीक आया कि भैया हम अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, हम अभी खर्चा ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी हमारा सेंटिमेंट मार्केट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर डाउन टर्न है, तो ये सारे पॉइंट्स डॉलर को लेके नेगेटिव हो सकते हैं। अब देखो ये तो था मार्केट के एनालिसिस या मार्केट के व्यूज जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे व्यूज क्या है इसमें? मेरे व्यूज ये हैं कि जब ट्रम्प साहब आए थे, या अब अगर आप बात करो अक्टूबर 2024 की, तो उस समय डॉलर इंडेक्स ट्रेड करता था $100 के आसपास, ठीक है। उस समय सारे डेटा पॉइंट्स नेगेटिव आ रहे थे, मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि भाई ये $97 आ जाएगा, $96 आ जाएगा। 4 नवंबर को या 5 नवंबर को आपका अमेरिका में इलेक्शंस थे। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ऐसा क्या हुआ कि डॉलर इंडेक्स पहले ही तेज होना चालू हो गया। आप देखो चार्ट खोल के, पहले ही डॉलर इंडेक्स तेज होना चालू हो गया, सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई।
अब जब ट्रम्प साहब आए, उन्होंने बोला नेशन फर्स्ट, उन्होंने बोला डॉलर फर्स्ट। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि डॉलर गिर रहा है, जबकि वो टैरिफ की बात कर रहे हैं, टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक इनकम जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो डॉलर क्यों वीक हो रहा है? तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट में फिर ये ट्रैपिंग का एक सिनेरियो चल रहा है, जहां लोअर लेवल पे लोग लोगों को इतना बेरिश कर देंगे डॉलर के रिगार्डिंग, तो जहां पे लोग सोचेंगे कि यार बस अब डॉलर नीचे ही है, अब ऊपर नहीं आने वाला, और वहां पे आप यूरो यूएसडी को हायर लेवल्स पे खरीदना चालू कर दोगे, और वहां पे फिर ये नीचे दोबारा मार सकता है। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है। ठीक है। और जब ये सिनेरियो हो जाएगा, उसके बाद से डॉलर पे फिर बॉटम लगेगा, और बॉटम लग के डॉलर फिर आपका ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ट्रम्प साहब नहीं चाहेंगे कि डॉलर की स्थिति खराब हो, क्योंकि इलेक्शन वो जीते इसी बेसिस पे हैं कि मैं अमेरिका को पहले रखूंगा, डॉलर को पहले रखूंगा। अब डॉलर को आप पहले जा रहे हो आप। ठीक है ना, कैसे काम चलेगा? फिर आता है द बैंक ऑफ कनाडा। द बैंक ऑफ कनाडा मीट्स ऑन वेनेसडे टू सेट इंटरेस्ट रेट्स। बैंक ऑफ कनाडा वेनेसडे को मिलेगा इंटरेस्ट रेट्स के रिगार्डिंग, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि यूनाइटेड स्टेट्स उसका ट्रेडिंग पार्टनर है। अनलाइक हिज Mexican counterpart, Prime Minister Justin Trudeau has not held back in announcing retaliatory tariffs on imports from Canada's southern neighbor and by far its biggest trading partner. मैक्सिका ने तो कुछ नहीं बोला जब 25% टैरिफ इंपोज किया अमेरिका ने कनाडा उस पर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने तुरंत कहा कि भाई हम भी आपके ऊपर टैरिफ लगाते हैं। ठीक है। Hence, this escalation is not only expected to deliver a severe blow to Canada's economy, but it could also lead to higher prices on Canadian $125 billion worth of goods imported from the US. तो ये प्राइजेस में इंपैक्ट डालेगा, जो $125 बिलियन का जो गुड्स इंपोर्ट हो रहा है अमेरिका से कनाडा के अंदर, उसके ऊपर जब टैरिफ इंपोज हो जाएंगे तो वो महंगे हो जाएंगे। तो कैनेडियन इकोनॉमी के लिए एक डरने वाली सिचुएशन है। ठीक है। लेकिन अभी तक होनी नहीं चाहिए डरने वाली सिचुएशन। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने अभी नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं किए। उन्होंने बोला कि 25% का टैरिफ जो कि 4 मार्च को लगना था, उन्होंने उसको इंक्रीज करके क्या बोल दिया कि अप्रैल 2 को लगेगा। तो ऐसे 40% के गुड, ठीक है ना, उनको रिलैक्सेशन दे दी गई है। इसके अगेंस्ट में ट्रूडो साहब ने भी कहा कि भाई जब तक ट्रम्प हमारे ऊपर टैरिफ डिले कर रहा है, हम भी उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएं। फॉर द बैंक ऑफ कनाडा, हाउएवर, दिस स्टिल पोजेस अ मेजर पॉलिसी डायलेमा। Following the bank's aggressive rate cut last year, the Canadian economy is bouncing back with employment surging, although consumer spending remains somewhat patchy. अगर मैं टैरिफ्स की बात छोड़ दूं एक बार के लिए, और कैनेडियन इकोनॉमी के लोकल हालात को अगर हम देखें, तो बहुत बढ़िया है। वो कह रहे हैं जी हमारे एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बहुत अच्छे लेवल पे आ रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय क्या है, कंसर्न का विषय क्या है? कंज्यूमर स्पेंडिंग। वो कह रहे हैं भाई हमारे कंज्यूमर अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो दिल खोल के पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। वो कैश फ्लो अभी हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट नंबर्स अच्छे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट नंबर जब अच्छे आते हैं, इफ पीपल आर अर्निंग मोर, दे लाइकली टू स्पेंड मोर, वो लोग ज्यादा खर्चा करते हैं। ठीक है ना, तो वो इनकम खुल के नहीं आ रही है अभी, जिसकी वजह से उनको लगता है कि भाई अभी कुछ टाइम रुकना चाहिए। और लेकिन इसके बाद उनको लगता है कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर, जो हमारा लोएस्ट लेवल पे था अब तक, जिसके कारण हमने 5 बार इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया, अब वो बॉटम आउट करेगा, और यहाँ से इन्फ्लेशन ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ की जनता पैसा खर्च करना चालू करेगी, इकोनॉमी के अंदर कैश फ्लो आना चालू होगा, तो डेफिनेटली आपका इन्फ्लेशन, महंगाई दर बढ़ेगा। और उस समय में कैनेडियन डॉलर जो है, कैनेडियन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो भी है, वो आपके इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकती है। अब मैं यहाँ पे आपको एडवाइस देता हूँ कि भाई आप कैनेडियन पेयर से दूर रहो, क्योंकि जिस भी करेंसी पेयर के अंदर कोई भी दो कंट्री का टसल आ जाता है, या कोई भी अपने ट्रेड वॉर वगैरह चालू हो जाती है, कुछ भी और अननेसेसरी की चीजें चालू हो जाती हैं, तो वो ना तो उस समय में फंडामेंटल काम करता है, ना ही टेक्निकल काम करता है। वहां पे डेली स्टेटमेंट्स काम करती हैं। कोई व्यक्ति आज स्टेटमेंट आके बोल देगा तो 200 पे ऊपर आ जाएगा, फिर कोई कुछ बोल देगा 200 पे नीचे आ जाएगा। इस समय में क्या काम करोगे? तो स्टे अवे फ्रॉम द कैनेडियन डॉलर जब तक उसमें मामला शांत नहीं हो जाता। तो मेरा तो एडवाइस ये है कि उसे दूर रहा जाए। तो हैविंग ऑलरेडी स्लैश रेट्स बाय टोटल 200 basis point, इट मेक सेंस फॉर द बैंक ऑफ कनाडा टू टेक टू द साइडलाइन। तो 200 बेसिस पॉइंट को रिड्यूस करने के बाद अब ये समझदारी बनती है बैंक ऑफ कनाडा के लिए कि एटलीस्ट अब उस रुकावट को रोके, इस कटिंग वाले पार्ट को रोक दे। तो अभी लेकिन फिर भी जो टैरिफ वैरिफ को लेकर इशू चल रहा है,
उसमें इन्वेस्टर्स ये बात मान के चल रहे हैं कि 66% प्रोबेबिलिटी है कि 25 बेसिस पॉइंट आपका रिड्यूस हो सकता है, जो अभी आपकी वेनेसडे को बैंक ऑफ कनाडा की मीटिंग है उसके अंदर। ठीक है, तो इससे अभी थोड़ा दूर रहा जाए, ज्यादा बेटर है। फिर आते हैं यूके के डेटा पे। डॉलर के गिरने से सबसे ज्यादा बेनिफिट पाउंड को हुआ है, यूके को हुआ है, उसको यूरो को हुआ है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यूके की अपनी खुद की इकोनॉमी देखूं, तो देखो अभी तक तो ट्रम्प साहब ने उनको डायरेक्ट धमकी नहीं दिया टैरिफ का, लेकिन फिर भी यूके इकोनॉमी के जो लोकल हालात हैं, अपने खुद के अंदरूनी मामले हैं, वो उससे जूझ रहा है। ठीक है ना, उसमें वो परेशान है अपने ही मामलों से। ठीक है, और उसके बावजूद जीबीपी के अंदर एक रैली आना ये एक चिंता का विषय है कि भाई इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं है, फिर भी आपका जीबीपी यूएसडी ऊपर जा रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि इसका जो बास्केट है, कह लो डॉलर का जो बास्केट है, उसके कारण डॉलर जो नीचे आ रहा है, उसी के कारण जीबीपी आपका ऊपर जा रहा है। तो या तो जीबीपी यूके की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए तो बात अलग है कि डॉलर से इसको कोई भी लेना देना नहीं है, फिर तो ये हिसाब से चलेगी। लेकिन जब तक ये छोटा मोटा ठीक है, अब ये तो रोजमर्रा के हालात हैं। जीबीपी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वेजेस इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, और एक पैसा नहीं है, बजट नहीं है इनके पास, वो एक नॉर्मल चीज सीधे चल रहा है। तो लेकिन उस पर क्या, डॉलर के मूवमेंट पे डिपेंडेंट है जीबीपी। डॉलर जब तक नीचे है तब तक तेज है, आज डॉलर को आप भगा दो, मैं कल सुबह मॉर्निंग में जीबीपी को नीचे दिखा दूंगा। ठीक है ना, तो ये फंडामेंटल डेटा अभी इतना उसके लिए इफेक्टिव नहीं है। फ्राइडे को अगर आप देखना चाहते हो, तो आपका इंडस्ट्रियल नंबर्स आएंगे, आपके मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोडक्शन नंबर आएंगे, और जीडीपी नंबर्स जीबीपी के जो इम्पेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है जापानीज येन के बारे में। अब तक बैंक ऑफ जापान ने हॉकिश स्टेटमेंट दिया, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया कि भाई हम इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बावजूद जेपीवाई की करेंसी पेयर परफॉर्म नहीं कर रही है, जेपीवाई परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई जापान अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है। और ये भी स्पेकुलेशन बाजार में लगाई जा रही है कि ट्रम्प साहब की अगली लिस्ट में टोक्यो है फॉर द टैरिफ। ठीक है, तो ये आपके फंडामेंटल्स हैं, इन पे आप नजर रखिएगा। अब हम चलते हैं टेक्निकल्स के पार्ट के। तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स पे आते हैं। अब देखो डॉलर इंडेक्स में टेक्निकली लोगों ने बोला, और मैंने आपको बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं, अगर आप लोगों को याद हो, कि हर प्रकार का गैप फिल होता है, चाहे वो 6 महीने में हो, चाहे 2 दिन में हो, या 2 साल में हो, हर प्रकार का गैप फिल होता है। लोगों को मेरी स्टेटमेंट पे यकीन आना बंद हो गया था जब जब डॉलर इंडेक्स, यहाँ पे देखो, ये गैप देखो, ये गैप छोटा था। जब ये गैप छोड़ा था डॉलर इंडेक्स ने, और जब यहाँ पर था, तो मैंने कहा ये गैप भरने जरूर आएगा, लेकिन कब आएगा मेरे को नहीं पता है। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये गैप भरने जरूर आएगा। प्राइजेस ऊपर गए, ऊपर जाते रहे, ऊपर जाते रहे, ऊपर जाते रहे, लोगों को लगा कि यार देखो ये से यहाँ पे गैप हुआ, तो ये गैप फिल हो गया, यहाँ पे गैप हुआ तो ये गैप फिल हो गया, यहाँ पे ये गैप हुआ तो ये गैप फिल हो गया। बोले यार ये गैप नहीं भरा तो ये गैप भरने नहीं आएगा। और मैंने कहा आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, इसको गैप भरने आना ही पड़ेगा। समय कब है वो मेरे को नहीं पता, टाइमिंग इज अननोन। ठीक है, ये गैप क्या था, 103.50 का गैप था। ठीक है, कितना लो लगा दिया, 103.47। कब लगाया, फ्राइडे को लगाया, गैप फिल हो गया। अब गैप फिल होके देखो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है, यानी क्या है कि जो इसको काम करना था वो इसने काम कर दिया, गैप फिल कर दिया, अब कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर आज का पूरा दिन छोड़ दो, आज के पूरे दिन के हाई के ऊपर कल अगर ये ब्रेकआउट कर देता है और 2 घंटे का कैंडल आज के हाई के ऊपर बंद कर देता है, और उसी कैंडल का हाई अगर ब्रेक हो जाता है, तो यहां से मैं आपको 200 पिप की तेजी डॉलर इंडेक्स में दिखा दूंगा। फिर यहां से $106 तक ये जाएगा। लेकिन अगर आज का हाई जहां पर भी बंद हो, आज का मार्केट जहां पर भी बंद हो, और उसका हाई अगर ब्रेक नहीं होता है, और उसका लो अगर कल ब्रेक हो जाता है, तो फिर मैं 102.50 तक बता रहा हूँ, 102.50 तक फिर आपका डॉलर इंडेक्स नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो कल लो लगाया 103.47, ये, और दूसरा आज का हाई, ये आपके लिए की डिसीजन का काम करेगा। ठीक है, तो इसको देखते हुए आपको दोनों चीजें समझनी है।
कि मार्केट अगर आज के हाई के ऊपर कल ट्रेड हो जाता है तो डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स ऊपर जाना चाहिए, और अगर फ्राइडे का लो 103.47 ब्रेक होगा तो ये नया लो बनाने की तैयारी कर रहा है। क्लियर होगी बात। इसी चक्कर में यूरो यूएसडी देखो अटका हुआ है। यहाँ पे क्या बनाया है, इन्वर्टेड हैमर बनाया है। कहाँ बनाया है, रजिस्टेंस पे बनाया है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन आपको लेनी चाहिए। ये इन्वर्टेड हैमर का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसके हाई के ऊपर अगर यूरो यूएसडी का 2 आवर का चार्ट क्लोज हो जाता है, इसका हाई है 1.0889 है, मैं राउंड फिगर में 890 दे रहा हूँ। इसके हाई के ऊपर अगर 2 आवर्स का चार्ट बंद हो गया तो नेक्स्ट टारगेट आपका 1.100 का आपको नेक्स्ट टारगेट यूरो यूएसडी का देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसका ये 890 का हाई के ऊपर कैंडल बंद नहीं होता है तो ये आपको 1 से 2 दिन के अंदर 700 का लेवल दिखा सकता है नीचे की तरफ। तो ट्रेड समझ में आया। एक ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हो शॉर्ट का, स्टॉप लॉस रहेगा 890 का, वो टूटा तो उसके ऊपर बाय, टारगेट रहेगा 1000 का। क्लियर हो गया आपको यूरो यूएसडी। हम जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। जीबीपी यूएसडी को अगर आप देखोगे तो ये सेम लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है 1.2940 से और 50 के बीच में। तो यहाँ पे भी आपकी एक शॉर्ट पोजीशन बनती है 2950 के एसएल के साथ। टारगेट आपका नीचे रह सकता है 2800 का। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। दूसरा, अगर ये इसका हाई ब्रेक कर जाता है 2950 का तो यहाँ से बाय कर लेना। फिर जो स्टॉप लॉस काम करेगा वो 2860 का स्टॉप लॉस काम करेगा आपका, और टारगेट रहेंगे आपके 3050 तक के। क्लियर हो गया आपको। तो ये रणनीति रहेगी आपकी जीबीपी यूएसडी के अंदर। डॉलर इंडेक्स जिस हिसाब से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मेरे को लगता है यहाँ पे एओडी यूएसडी में शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। यहाँ पे रिजेक्शन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था आपका 6345 पे। इसी के कैंडल का जो ये हाई लगाया है, इसी के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ली जाए, और यहाँ पे ये 6250 और उसके नीचे भी आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है। यूएसडी कैड से दूर रहा जाए, हालांकि यहाँ पे बहुत बढ़िया पैटर्न है। क्या पैटर्न है, पहले तो देखो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया। दूसरा, यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 4500 है। यहाँ से और यहाँ तक, इस जोन तक देखो कोई भी रेजिस्टेंस, मीनिंगफुल रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे अप्रोच कर सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि जो ये कैंडल्स बनाता है, देखो यहाँ पे डबल टॉप बनाया, पहला टॉप दूसरा टॉप तोड़ दिया है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन ही बनती है इसके अकॉर्डिंगली। और दूसरा, जो ये बड़े बड़े कैंडल्स बना रहा है, आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे लेकिन ये बहुत बड़े बड़े कैंडल्स हैं। ये इवेंट की वजह से हैं या स्टेटमेंट की वजह से हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप थोड़ा दूर ही रहो इससे। यूएसडी सीएचएफ, अगर आज देखो, वैसे तो मैं आपको डेली चार्ट में दिखाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 8727 का। 8727, उसी के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ग्रीन कैंडल भी बना रहा है, हैमर टाइप का बना रहा है। तो अगर आज ये ग्रीन कैंडल बंद हो जाती है और इसका हाई अगर कल ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ से बाय ट्रेड लो। 8900 तक आपका ये जाता हुआ आपको नजर आएगा, और 8950 को भी एक बार ये ब्रेक कर सकता है। 8950 को भी ये ब्रेक कर सकता है। तो आज के दिन रुक जाओ बस, आज के दिन इसको क्लोजिंग करने दो, और आज के हाई के ऊपर कल टूटता है तो बाय कर लेना। गोल्ड, काफी टाइम हो गए 2930 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है। 2900 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे में करता है ब्रेक लेकिन 2900 के ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे धीरे धीरे आरएसआई अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मोमेंटम आपका वीक पड़ रहा है। तो जब तक ये 2930 के ऊपर 2 घंटे का कैंडल बंद नहीं होगा और उसका हाई ब्रेक नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर हो भी गया तो भी मैं कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस 2950 का है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे एसएल खाने के लिए जाए, तो वो अब आपको देखना है कि इतना बड़ा एसएल रखना है नहीं रखना है। नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनती है, और टारगेट मेरे को 2860 तक के नजर आते हैं। ठीक है, ऊपर 2930 के ऊपर तेजी नजर आती है मेरे को 2950, और 2970 तक की तेजी नजर आती है। ठीक है,
क्योंकि अभी ऐसा कोई फंडामेंटली डेटा या इवेंट नहीं है जिसकी वजह से मैं आपसे ये कहूं कि भाई गोल्ड अभी तेज हो जाएगा। मेरे को लगता है पर्सनली, एज पर दी साइकिल एनालिसिस, अब इसको थोड़ा बहुत नीचे उतरना चाहिए, और इसको अब 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट कम से कम नीचे आना चाहिए, यानी 2700 तक। मैं मेरी रिकमेंडेशन है, यहाँ से 2700 तक ही नीचे गिर सकता है। ठीक है। इसके अलावा बीटीसी पे आ जाओ। मैंने बोला था कि 80,000 पे बाय करना, 75 पे बाय करना और लास्ट 70 पे बाय करना। कितना आ गया है? 79 कुछ का लो लगा दिया है, 80,000 चल रहा है, यहाँ पे बाइंग कर लो। दूसरा 75,000 पे, तीसरा 70,000 पे होल्ड करना। नीचे आ सकता है 65,000 भी। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग कम्युनिटी वालों के लिए, कि वो दिस इज द राइट टाइम कि धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो में अपना ऐड कर लो उसको, और लंबे समय के लिए बैठे रहो, तो आपको ये प्रॉफिट दे देगा। इसके अलावा अगर कोई भी और करेंसी पेयर है जिस पे आप एनालिसिस चाहते हो तो आप बता सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी पार्ट के ऊपर आज हम चलेंगे, और मैं आपको आज की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड गोल्ड पे और करेंसी पे ट्रेड करना है। कोई भी बताना चाहे कोई करेंसी पेयर तो बता सकता है, नहीं तो फिर हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे सीधे सीधे चलेंगे। ठीक है, हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, आज का जो इंडिकेटर है हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, वो सुपर ट्रेंड के बेसिस पे है। सुपर ट्रेंड आपका एक वॉलेटिलिटी वाला इंडिकेटर है, यानी ये इंडिकेटर आपका एक एटीआर के बेसिस पे, एटीआर का मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज। मान के चलो, मेरे को एक महीने की वॉलेटिलिटी या एवरेज मूवमेंट पता करनी है कि भाई ऑन एन एवरेज यूरो यूएसडी की पिछले एक महीने की कितनी रही, मान के चलो 60 पिप रही। तो यानी करंट प्राइस से ये 60 पिप नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो अगर मैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली बाय कर रहा हूँ, और मेरे को पता है 60 पिप की मिनिमम मूवमेंट आ सकती है, और इसको मैं अगर 3 गुना कर दूं, 180 पिप कर दूं, तो यानी ये मेरे एसएल हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, लेकिन एसएल हिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर मिनिमम वॉलेटिलिटी 60 पिप की है, तो यार 60 पिप का एसएल लगाने का फायदा नहीं है, इतना तो मूवमेंट मार ही देगा ये। ठीक है ना, तो या तो क्वांटिटी कम करो, और आपको अगर स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तो। ठीक है, तो ये एवरेज टू रेंज आपको बताता है, बेसिकली ये स्टॉप लॉस लगाने की एक टेक्निक होती है, लेकिन हमने इसको एंट्री और एग्जिट में कन्वर्ट कर दिया है। जब कभी आप एडवांस क्लासेस करोगे तो मैं बताऊंगा कि एटीआर की क्या वैल्यू और कैसे इसको स्टॉप लॉस के लिए काउंट किया जाता है। अभी फिलहाल हम इसमें पैसे कैसे बना सकते हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पे इंडिकेटर पे जाना है, और इंडिकेटर पे आपको लिखना है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड बाय किवन उजिब्लिक। तो ये वाला आपको इंडिकेटर प्लॉट करना है, 3 बार क्लिक करना है, 1 2 3, 3 बार इस पे क्लिक करना है। 3 बार क्लिक करने के बाद ये 3 बार सुपर ट्रेंड आ जाएंगे, इसकी सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको एटीआर पीरियड करना है 20, और एटीआर मल्टीप्लायर करना है 20, सबसे पहले सुपर ट्रेंड का। ठीक है, तो आप लिख लो आप। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी, और इसी को फिर मैं गोल्ड में बताऊंगा कि गोल्ड में कैसे काम में लेना है इसको। गोल्ड में हम 3 मिनट्स के चार्ट में यूज करेंगे, लेकिन तरीका अलग रहेगा, और 30 मिनट्स के चार्ट में तरीका अलग रहेगा। इसलिए एंड तक बने रहना आप लोगों का जरूरी है। पहला हो गया सुपर ट्रेंड, दूसरा सुपर ट्रेंड आ जाओ आप। दूसरा सुपर ट्रेंड है एटीआर 20 का, एटीआर मल्टीप्लायर 10 का। तीसरा सुपर ट्रेंड आ जाओ।
13 सुपर ट्रेंड है एटीआर पीरियड 20 का और एटीआर मल्टीप्लायर 7 का। क्लियर हो गया? अब देखो ट्रेड करना कैसे है इस पे। यहाँ पे सुपर ट्रेंड की दो तरह की लाइनें आ रही हैं, तीन तरह की लाइनें हैं, तीनों लाइन ग्रीन है या तीनों लाइन रेड है। तो जब तीनों लाइनें रेड हो जाएं आपकी, तो हमें वहां पे जिस कैंडल पे ये तीनों लाइनें रेड हो रही हैं या सेल का सिग्नल जैसे दिख रहा है ना, यहाँ पे सेल लिखा हुआ आ रहा है आपका, तो जिस कैंडल पे आ रहा है उसके बाद हमें एक कैंडल और दो कैंडल देखनी है यहाँ पे। जैसे पहला कैंडल तो हो गया, ये देखो पहला कैंडल हो गया ये वाला, ठीक है। दूसरा कैंडल हो गया ये वाला, इन दोनों के लो के नीचे हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी है। इसका लो है 1.10701, 30 मिनट्स का चार्ट है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 30 पिप्स का टारगेट रखना है अभी। ज्यादा अपना माइंड मत दौड़ाना, ये 100 पिप भी देगा 200 पिप भी देगा, लेकिन स्टार्टिंग में हर बार नहीं देगा। आप सोचो हर एंट्री पे 100 पिप मिल रहे हैं 200 पिप मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, मार्केट में मान के चलो बाय दिया, बाय 50 पिप से पलट गया, तो क्या कर लोगे? ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको 30 पिप्स ले लो, हर ट्रेड में 30 पिप्स 99% मिल जाएंगे। तो 1.10701 पे आपने बेचा, 1070 पे बेचा, 1070 पे सीधी मूवमेंट। 30 पिप का लेना है, लेकिन यहाँ तो आपको 100 पिप से ज्यादा मिल गए, आपको ध्यान नहीं देना है। तो कितना बड़ा मूवमेंट मिला। फिर जब यहाँ पे तीनों लाइनें, ये तीनों लाइनें, पहले सुपर ट्रेंड की ये, दूसरी सुपर ट्रेंड ये और तीसरी यहाँ पे बाय, तीनों लाइनें जिस कैंडल पे देंगी, इस कैंडल पे दिया, उसके बाद इसका अगला कैंडल, अगला कैंडल का हाई है 901। कितना हाई है? 901। इसके ऊपर हम बाय करेंगे। हाई कितना लगाया? 936। कितना ही लगाया? 936। 30 पिप चाहिए थे, मिल गए, काम हो गया हमारा। फिर देखो यहाँ पे पहला कैंडल, तीनों लाइनें रेड है, उसके बाद दूसरा कैंडल, इसका लो कितना है? 1.0761। कितना लो लगाया? 682। 30 पिप्स मिल गए। और भी देखो नीचे कितना जा रहा है, कितना लो लगा दिया? 331 तक। गजब। अभी तक शॉर्ट चल रहा है, अभी तक बाय आया ही नहीं है, और कितना लो लगा दिया? 224। फिर यहाँ पे देखो बाय देने की कोशिश करा, इन दोनों का हाई ब्रेक नहीं हुआ, इन दोनों कैंडलों का हाई ब्रेक नहीं हुआ, नीचे चल रहा है। यहाँ पे ब्रेक हुआ, इनका हाई है 430, 1.0430। कितना हाई लगाया यहाँ पे? 457। और कितना हाई लगा दिया? 533। 30 पिप मिल गए, हालांकि 100 पिप का मूवमेंट दे दिया इसने। अब यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप देखोगे अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई है और गैप डाउन में इसने सेल सिग्नल दे दिया है। अब ये मान के चलो कि आपने कहा सर मेरे को कुछ नहीं आता है, आपने कहा लाइफ में मेरे को डिसिप्लिन रहना चाहिए, आपने कहा मेरे को हर सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, आपने कहा कि मेरे को हर सिग्नल लेना चाहिए, मैं ठहरा बेवकूफ़ आदमी, मैंने सिग्नल ले लिया, ठीक है। तो ये दो कैंडल पकड़े मैंने, इसका लो था 246 का या 242 का, तो मैंने यहाँ पे सेल किया 0.01 एट द रेट ऑफ 1.0242। ध्यान रखना है फिगर 242। ठीक है, यहाँ से ऊपर चलना चालू हुआ, गैप वैप भर गया, मेरे को कुछ आता ही नहीं था। फिर यहाँ पे दो कैंडल का हाई थे 429, इसका हाई कितना है? 429। अब समझना यहाँ पे लॉस कैसे रिकवर होगा। यहाँ पे मैंने सेल किया था 0.01 एट द रेट ऑफ 1.0242। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ 429। अब हालांकि ये पूरा 200 पिप नहीं है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 200 पिप का नुकसान हो गया आपका पूरा। तो यहाँ पे मैं बाय करूंगा 0.02 एट द रेट ऑफ 1.0429। तो मेरे को नुकसान कितना है? 200 पिप का। अब क्योंकि क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डबल कर दी है, तो यहाँ पे अगर मैं 100 पिप का भी टारगेट लेता हूँ, तो 100 पिप मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि क्वांटिटी डबल है, तो मेरा कितना प्रॉफिट आ जाएगा? 200 पिप। यानी मैं क्या हो जाएगा मेरा? ब्रेक इवन पॉइंट। ये 100 पिप ऐड करने पे मेरे को क्या मिल जाएगा? 200 पिप मिलेगा, क्योंकि क्वांटिटी डबल है, तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। यानी अगर 429 में अगर मैं 100 पिप ऐड कर देता हूं,
तो ये बन जाता है 529। तो अगर 529 तक ये आ गया तो मेरा लॉस कवर हो गया। लेकिन क्या मैं सिर्फ लॉस कवर करने के लिए बैठा हूं? नहीं, मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे होगा? हम अगर 20 पिप 30 पिप का भी टारगेट रखते हैं, जो हमारा पुराना टारगेट है, तो 30 पिप मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? हमें 60 पिप का, क्योंकि क्वांटिटी हमारी डबल है। तो मेरा टारगेट रहेगा 130 पिप का, ना कि 100 पिप का। 100 पिप तो ब्रेक इवन के लिए और 30 पिप मेरे प्रॉफिट के लिए। तो देखते हैं आया या नहीं आया। 429 पे हमने बाई किया, ऊपर हाई लगाया यहाँ पे 514। हमें कितना चाहिए था? हमें कितना चाहिए था? कम से कम 560 चाहिए था हमें। नहीं आया। यहाँ पे हाई कितना लगा दिया? 528। अभी भी नहीं बात बनी। देखो यहाँ पे नीचे आ गया। अब इन दोनों कैंडल के नीचे हमें शॉर्ट मारना था, लेकिन यहाँ पे लो नहीं गया। अगर यहाँ पे शॉर्ट मारते, इसका लो था आपका 360 का, तो यहाँ पे फिर हमें नुकसान होता, 70 पिप का नुकसान होता हमें। ठीक है ना? हमें क्या होता? 70 पिप का नुकसान होता हमें। और फिर हम 0.03 बेचते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमारा ट्रेड हुआ ही नहीं, सेल ट्रेड एग्जीक्यूट। इसका मतलब अभी भी हम बाय के पोजीशन पे बने हुए हैं। अब यहाँ पे समझना आप, यहाँ पे एक्सट्रीम पैनिक सिचुएशन आ जाएगी। आपको लगेगा यार बचा ही क्या है इसका लो कटने में, ये तो बिल्कुल सेल सिग्नल दे दिया इसने, तो क्यों ना मैं इसको यहीं बेच दूं और 15-20 पिप का नुकसान क्यों करूं। ये गलती कभी मत करना। वेट करना, एक्सट्रीम पॉइंट से ही बाजार पलटता है। देखो एक्सट्रीम पॉइंट से ही बाजार पलटा। बाय ट्रेड चल रहा था आपका, कितना ही लगा दिया आप? 890। अभी तक बाई चल ही रहा है। कहाँ पे बाई किया था आपने? 429 पे बाई किया था या 430 पे बाई किया था? तो ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना पड़ेगा इसके अंदर। अगर आप एक एक दो दो पिप के माइनस मूवमेंट से घबरा गए तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया? अब इसी चीज को अगर मैं गोल्ड में बताऊं, तो गोल्ड में कैसे ट्रेड करना है उसकी कंडीशन अलग है। 3 मिनट के चार्ट पे जाएंगे हम। तो ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। पहले तो आपको ये देखना है कि ये तीनों लाइनें, एक, तीनों लाइनों ने शॉर्ट सिग्नल दिया है यहाँ पर। हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, हमें शॉर्ट नहीं करना है यहाँ पे। केवल हमें ये देखना है कि तीनों ने शॉर्ट सिग्नल दे दिया, हाँ दे दिया। अब मैं वेट करूंगा पुल बैक का। यानी ये जो सेकंड लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन है, सॉरी, फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन कुछ भी ले सकते हो आप। यहां पे अगर ये आएगा प्राइस, तो यहां पे मैं सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। और ये ऊपर का जो सबसे हाईएस्ट लाइन है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहां से अगर नीचे गए प्राइजेस, तो मैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ठीक है, तो और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको सेल का दिखाया था, बाय का देखो अब। ये देखो, ये तीनों ने यहाँ पे बाय दिया, यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, मैंने बाय नहीं लिया। मैं पहली लाइन के ऊपर, ये मेरी पहली लाइन है, इसके ऊपर मैं बाय ट्रेड लगा दूंगा। यहाँ पे मैंने बाय ट्रेड ले लिया पुल बैक पे। थोड़ा सा नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर देखो ऊपर भग गया, प्रॉफिट बुक हो गया। अब सेल ट्रेड समझ लो दोबारा। यहाँ पे तीनों लाइनों ने सेल ट्रेड दे रखा था। फिर इसी पहली लाइन पे मैंने यहाँ पे सेल ट्रेड लगाया, स्पाइक मारा, प्राइस नीचे, प्रॉफिट बुक। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, यहाँ तीनों लाइनों ने शॉर्ट दे दिया था एक साथ। यहाँ पे देखो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट नहीं बनाऊंगा, हालांकि यहाँ शॉर्ट एंट्री हुई नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने अगर दिया है तो मैं इस लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बनाया। ये लेवल क्या था? ये लेवल था मेरा 2916, और यहाँ पे लो कितना लगाया? 2908। ठीक है यार, 3 मिनट का चार्ट है, 6 पॉइंट 7 पॉइंट मिल रहे हैं आपको। आप तो 3 लेके निकलना है आपको। अगर फिर भी फंस गए, तो आपको सेकंड लाइन पे एवरेज बनाना है, 2925 पे एवरेज बनाना है, और तीसरे लाइन का स्टॉप लॉस रहेगा। देख लो बाद में, ये नीचे आ जाएगा, देखो आगे नीचे, तो ये प्रॉफिट बुक हो गया आपका। बस, ये सिंपल मैथमेटिक्स से अगर आप काम करोगे, तो ये तरीका पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूट्यूब पे नहीं है जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको और फिगर बता रहा हूँ। ये मेरी खुद का डेवलप किया हुआ चीजें हैं, इसको आप नोट कर लो। ये आपको भरपूर पैसा देंगी। आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, क्वेरी क्लियर होगी आप लोगों की। कोई भी अगर आपकी इश्यूज हैं, डाउट्स हैं, मेरे से पूछ सकते हो रिगार्डिंग दी स्ट्रेटेजी। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, इसको आप काम में लो। मैं 100% कह सकता हूँ आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। सिस्टमैटिक वे में चलो। अब इसको मैं आपको 3 और नए तरीके बता सकता हूँ इसी पे ट्रेड करने के, लेकिन वो सारे फिर हमारे एडवांस कोर्स का प्रीमियम क्लास का पार्ट है। अगर आप कोई भी एडवांस कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हो, तो बुलबुल एकेडमी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
चलिए गाइस, फिर थैंक यू सो मच, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन, बाय, टेक केयर, गुड नाइट. थैंक यू एकता मैम, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू. मनीष भाई, एडवांस कोर्स का टाइम जो रहता है 2 से 3 महीने का रहता है, और प्राइजेस के लिए आप बुलबुल एकेडमी से कंसल्ट कर लें, वो आपको राइट प्राइस बता पाएंगे. ठीक है ना, तो उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन टाइमिंग मैं बता दूं, क्योंकि कराना मेरे को है, तो वो 2 से 3 महीने का टाइम रहेगा आपका. और जल्दी ही मैं अपना एक पर्सनल इंडिकेटर लेके आ रहा हूँ, महीने भर लगेगा, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, इंट्राडे करेंसीज के लिए, गोल्ड के लिए. तो वो भी मैं आपको दूंगा उसका एक्सेस, तो वो भी जल्दी प्रोसेस में है, जल्दी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं. चलिए, थैंक यू सो मच.